डीएनए में अब हम विपक्ष की महाभियोग वाली राजनीति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी राजनीतिक खबर है आज की। विपक्ष की कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही हैं। देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कभी भी महाभियोग प्रस्ताव की मदद से हटाया नहीं गया है, लेकिन अब महाभियोग लाने के लिए बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे संसद में लाने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को समझना आपके लिए जरूरी है। पिछले 3 दिनों में आपने महाभियोग के प्रस्ताव वाली खबर कुछ अखबारों में पढ़ी भी होगी और शायद किसी न्यूज़ चैनल में टॉप 100 न्यूज़ या टॉप 50 न्यूज़ यानी फास्ट न्यूज़ वाले बुलेटिन में देखी भी होगी, लेकिन आपको अभी तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि महाभियोग होता क्या है, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इस महाभियोग प्रस्ताव के पीछे की राजनीति क्या है और विपक्ष किस आधार पर चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग ला रहा है, और क्या विपक्ष का ये प्रस्ताव संसद में टिक पाएगा। इन सवालों के जवाब एक एक करके आज हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव में क्या आरोप लगाए गए हैं, यानी इसके पीछे कौन से मुद्दे, कारण क्या बताया गया है कि वो क्यों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के नोटिस में 2 तरह के आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप एक मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए हुए घूसकांड से जुड़ा हुआ है, यानी इसे आप भ्रष्टाचार का आरोप भी कह सकते हैं। और दूसरा आरोप चीफ जस्टिस द्वारा कथित तौर पर चुनिंदा जजों को मनमाने तरीके से केस आवंटित करने का है। आपको याद होगा 12 जनवरी 2018 को इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। अब आपको ये समझाते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है और इसे लाने की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस को पद से हटाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। अगर किसी गंभीर आरोप की वजह से इन्हें हटाने की जरूरत पड़े तो सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव पास करवा कर ही इन्हें हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में जजों के खिलाफ महाभियोग के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसलिए आज हमने इनका अध्ययन किया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इनकैपेसिटी यानी अक्षमता और मिसबिहेवियर यानी गलत व्यवहार के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, लेकिन जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करना जरूरी होता है। अगर किसी जज के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक न्यायविद होते हैं, जिन्हें लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति नॉमिनेट करते हैं। ये न्यायविद कोई भी हो सकता है, जैसे कोई जज, कोई वकील या कोई और विद्वान। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद कमेटी उसे लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को सौंपती है, जो उस रिपोर्ट को दूसरे सदन के साथ भी साझा करते हैं। महाभियोग प्रस्ताव चाहे किसी भी सदन में लाया गया हो, लेकिन उसे पास दोनों ही सदनों में होना पड़ेगा, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में इसे पास करना पड़ेगा। प्रस्ताव को पास करने के लिए वोटिंग के दौरान सभी सांसदों का 2/3 बहुमत हासिल करना जरूरी है। अगर संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जज को हटा सकते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि महाभियोग के जरिए किसी भी जज को हटाना कितना मुश्किल काम है और यह प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसलिए आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी जज महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ तो फिर इस बार विपक्ष ऐसा क्यों करना चाहता है। विपक्ष का यह दावा है कि उसने महाभियोग के इस नोटिस पर राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर करवा लिए हैं और हमारे सूत्रों के मुताबिक विपक्ष सोमवार या मंगलवार को राज्यसभा में यह प्रस्ताव पेश कर सकता है। लेकिन संसद में महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए
विपक्षी दलों के पास संसद के दोनों ही सदनों में बहुमत नहीं है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को लाने में कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां एक साथ हैं। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार किया है, लेकिन एनसीपी ने यह साफ तौर पर संकेत दिए हैं और कहा है कि कांग्रेस भी चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में है। हमें यह भी पता चला है कि इन सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। अब यह समझिए कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास करवाना इतना मुश्किल क्यों है। सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सांसद हैं और महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए 2/3 बहुमत यानी 164 सांसदों के वोट की जरूरत होगी। राज्यसभा में इस वक्त एनडीए के 86 सांसद हैं और इन 86 में से बीजेपी के 68 सांसद हैं। अब उन 5 दलों की बात करते हैं जिन्होंने महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के 54 सांसद हैं, आरजेडी के 5, एनसीपी के 4, डीएमके के 4 और लेफ्ट पार्टियों के 6 सांसद हैं। इस तरह इन 5 दलों के कुल मिलाकर 73 सांसद हैं। इसके अलावा राज्यसभा में अन्य सांसदों की संख्या 86 है जो कि अन्य दलों के हैं और इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 164 वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राज्यसभा से यह प्रस्ताव पास करवाना आसान नहीं होगा। अब आपको लोकसभा की मौजूदा स्थिति भी बता देते हैं। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 545 है और 2/3 बहुमत के लिए 364 सांसदों के वोटों की जरूरत पड़ेगी और विपक्ष किसी भी हाल में यह संख्या बिना बीजेपी के समर्थन के हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि लोकसभा में अकेले बीजेपी के ही 274 सांसद हैं। इसलिए विपक्ष चाहे तो बाकी सभी दलों को इकट्ठा कर ले, तब भी वो 364 वोट हासिल नहीं कर पाएगा, यानी लोकसभा में भी महाभियोग का प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि जब विपक्ष ये जानता है कि महाभियोग का ये प्रस्ताव नहीं टिक पाएगा, तो फिर इसकी जरूरत क्या है। अब हम आपको इसके पीछे का असली खेल भी समझाते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे सूत्रों से बात की और उनके मुताबिक इस खेल के पीछे के असली सूत्रधार कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी हैं, जो कि यूपी की सरकार में कानून मंत्री भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ही कर रहे हैं। आप जानते हैं, अयोध्या विवाद राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील मामला है और उस मामले की सुनवाई दीपक मिश्रा कर रहे हैं और उन्हें इसी वर्ष अक्टूबर में रिटायर भी होना है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को यह आशंका है कि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर होने से पहले अयोध्या विवाद पर कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं। अगर राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बना दी जाती है, तो जस्टिस दीपक मिश्रा किसी भी मामले की सुनवाई उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की आंतरिक प्रक्रिया के मुताबिक आरोपी जज किसी भी मामले की सुनवाई से दूर रहता है। और विपक्ष की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जस्टिस दीपक मिश्रा को राम मंदिर मामले की सुनवाई से दूर रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर जस्टिस दीपक मिश्रा ने अयोध्या विवाद पर कोई फैसला सुना दिया और वो फैसला अगर ऐसा हुआ जिससे बीजेपी को चुनावी फायदा हो सकता है, तो फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। विपक्ष को यह अंदेशा है कि अयोध्या मामले पर चुनावों से पहले किसी बड़े फैसले से बीजेपी को सियासी फायदा मिल सकता है। ऐसी कोशिश कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष 6 दिसंबर को अयोध्या विवाद की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस मामले में फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद ही दिया जाए, सुनवाई उसके बाद ही हो। इसके अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा जस्टिस जज BH लोया की मौत के मामले की सुनवाई भी कर रहे हैं। ये दोनों ही मामले राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं, चाहे जज लोया का मामला हो और या फिर राम मंदिर का मामला हो, और विपक्ष ने इन मामलों को अपना राजनीतिक हथियार बनाया हुआ है और इसीलिए विपक्ष ने महाभियोग का ये पूरा प्लान तैयार किया है। जेटली साहब ने 11 मई 2016 को ये कहा, and I quote, "The manner in which encroachment of legislative and executive authority by India's judiciary is taking place, probably financial power and budget making is the last power that you have left."
तो इनकी जो मानसिक सोच है वो यही है कि हमें जुडिशरी को काबू करना है, क्योंकि जुडिशरी अपने हद से बाहर जा रही है। और अगर जुडिशरी अगर विरोध करे तो उसका कहा नहीं मानना। और यही चलमेश्वर साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हम देख रहे हैं कि जहां हम रेकमेंड करते हैं कोई नाम, इनको पसंद ना हो, वो तो ठंडे बस्ते में चले जाता है। इन्होंने शिक्षा की संस्थाओं में तो आरएसएस प्रचारक भर दिए, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी में भी आरएसएस प्रचारक या उनकी मानसिक सोच के लोग भर दिए जाए। दीपक मिश्रा को किसी तरीके से राम जन्मभूमि केस को सुनना नहीं चाहिए। ये पहले दिन से प्रयास है, दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, कि राम मंदिर का इसमें उनकी जो रुख है उससे नाखुश हैं। वैसे इससे भी पहले ऐसे जजेस थे जो कांग्रेस के ज़माने में इम्पीचमेंट आसानी से हो सकती थी, बट उस समय ये कांग्रेस के पक्ष में थे, कांग्रेस के समय उन जजेस की झुकाव थी। परंतु आज सडनली इनको ये ख्याल आ गया है। उनको सुप्रीम कोर्ट के जज कांग्रेस ज़माने में ही हुआ था। हम लोगों ने दीपक मिश्रा को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया था और वहाँ से यहाँ लाया भी था। तो अब क्या बदल गया है? तो जजेस ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कोई बातें की थी जो बहुत ही गंभीर स्वरूप के आरोप के रूप में थी, और जाहिर है कि उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो है दो हिस्सों में बटा रहा, 2, 3, 4, 5, 4 जजेस एक तरफ और 1 नंबर का जज दूसरी तरफ। तो ये न्याय प्रणाली के लिए सही नहीं था। उसके बाद 22 फरवरी 2018 को रिटायर होने वाले जस्टिस अमित रॉय ने अपने बयान में कहा, फेयरवेल स्पीच में, कि हम एक फ्रैक्चर्ड फेस की तरह से काम कर रहे हैं, और अगर हमने एकजुट होकर अपने डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं किया तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है इसको कोई उठा ले जाएगा। ये बहुत गंभीर बात उन्होंने की थी। Constitution provides that a judge of the Supreme Court or of the High Court can be removed only by the President on the recommendation of the 2 houses of Parliament. But there is definitely no provision in the Constitution for impeachment of a judge. It is an in-house matter for the Supreme Court. The Supreme Court has to settle this matter in-house. That politics should not enter the matter. The matter should not be politicized for political partisan advantage. अब ये भी जान लीजिए कि भारत में कौन कौन से जज या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। भारत में महाभियोग की कार्रवाई का पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी का था। उन पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस रहते हुए 1990 में अपने आधिकारिक निवास पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ मई 1993 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन लोकसभा में इसके पक्ष में 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से यह प्रस्ताव गिर गया था। इसी तरह से सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरण के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने 2011 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2011 में ही कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। जस्टिस सौमित्र सेन पर वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप था। यह प्रस्ताव राज्यसभा में पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पास होने से पहले ही जस्टिस सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वर्ष 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला के खिलाफ भी महाभियोग चलाने की तैयारी हुई थी। उन पर आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था, लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा के चेयरमैन को दिया गया तो जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले से उस आपत्तिजनक टिप्पणी को हटा दिया था और इसके बाद यह महाभियोग प्रस्ताव गिर गया था। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र के ज्यादातर संस्थानों से अब उठ चुका है।
चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर मीडिया हो। लेकिन न्यायपालिका में लोगों का अभी भी विश्वास डटा हुआ है। हालांकि वो विश्वास भी हिला जरूर है, लेकिन फिर भी विश्वास है। और आपने देखा होगा आज भी लोग जब किसी विवाद का निपटारा कहीं नहीं हो पाता तो आखिर में यही कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अदालत में मिलूंगा। और देश के चीफ जस्टिस लोगों के इसी विश्वास के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ राजनीति करने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का लाया जाना बहुत दुखद है, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो फिर राजनीतिक दलों और सरकारों को जजों के खिलाफ एक नया हथियार मिल जाएगा, जिसका आने वाले समय में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जरा सोचिए, अगर इस बार ये महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, आने वाले समय में जब आगे की सरकारें आएंगी और कभी किसी जज के पास कोई संवेदनशील मुद्दा आएगा तो सरकारें या राजनीतिक दल बड़ी आसानी से महाभियोग प्रस्ताव लाकर उस जज पर दबाव बना सकते हैं या फिर उस जज को हटाया जा सकता है। और अब ये बहुत गलत परंपरा इसके बाद शुरू हो जाएगी, इस बात का खतरा है।